और ए के सिंह। और आज हम कहीं ना कहीं जो कल आपका पेपर है विधि शास्त्र का, और विधि शास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जिसका नाम क्या है, यानी कि जो क्वेश्चन क्या है, विधि शास्त्र की प्रमुख शाखाएं, यानी कि प्रमुख शाखाओं के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इसे कहीं ना कहीं आपको विस्तार से समझाने के लिए या विस्तार से बताने का भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आता है 20 नंबर का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात है आपको विधि शास्त्र का अर्थ बताना है। इसमें विधि शास्त्र है क्या, विधि शास्त्र के बारे में सारी डिटेल बता देनी है, क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन करा चुका है विधि शास्त्र क्या है। अब हम प्रमुख शाखाओं के बारे में चलेंगे, यानी कि विधि शास्त्र कानून का ज्ञान, दर्शन और विज्ञान है। कहीं ना कहीं विधि शास्त्र को क्या कहा जाता है, कानून का दर्शन, कानून का ज्ञान और एक तरह से विज्ञान है, जो कानून को अलग अलग नज़रियों से देखता है। विधि शास्त्र को यानी कि कई शाखाओं में बांटा गया। अब शाखा कहीं ना कहीं कौन कौन सी है, तो शाखा नंबर 1 आती है आपकी विश्लेषणात्मक शाखा। ठीक है, विश्लेषणात्मक शाखा जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, दूसरी शाखा कौन सी है आपकी, ऐतिहासिक शाखा। और ये बड़े ही क्वेश्चनों में आता है, या फिर अलग अलग शाखाओं का दे देगा 4 नंबर में, और कोई सी विश्लेषणात्मक शाखा पूछ लेगा, ऐतिहासिक पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको ये भी चीज़ों को ध्यान रखना है। शाखा यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल। फिर आपका आता है समाज शास्त्रीय शाखा, यानी कि आपकी सोशलॉजिकल स्कूल। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आती है फिलोसफिकल, यानी कि दार्शनिक, या आपका पूछा जाएगा नैतिक। इन दोनों को अलग अगर पूछा जाए, दार्शनिक या नैतिक, दोनों शाखाओं के बारे में याद रखना है। फिर आपकी आगे पूछी जाती है यानी कि यथार्थवाद। और यथार्थवाद वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा भी गया है, तो आपको याद कर लेना। यथार्थवादी शाखा। यथार्थवादी को क्या कहेंगे, रियलिस्ट स्कूल। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, शाखाएं हैं, और जो आपको याद कर लेनी, 5 शाखा याद कर लेनी। अब सबसे पहले चलते हैं हम अपने डिटेल, यानी कि विश्लेषणात्मक शाखा को। विश्लेषणात्मक शाखा क्या है, यानी कि विश्लेषणात्मक शाखा के बारे में अगर लेके चले तो यह आपकी आएगी विश्लेषणात्मक शाखा। ठीक है, विश्लेषणात्मक शाखा क्या कहती है, यानी कि वो किसकी बात करती है, वो करती है आपकी इम्पेरेटिव स्कूल की बात करती है, या फिर ऑस्टिनियन स्कूल कहा जाता है। ध्यान रखना है, दोनों वर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिले। और इसके प्रवक्ता कौन है, यानी कि एक तरह से इसके प्रमुख प्रवर्तन कौन है, जॉन ऑस्टिन। ठीक है, जॉन ऑस्टिन, यानी कि जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। और एक और नाम लिख लीजिए, क्या बहुत सी किताबों में आपके नहीं दे रखा है कि जॉन ऑस्टिन के अलावा वो है जेरेमी बेंथम, क्योंकि ये बेंथम वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना, कौन है, मुख्य प्रवर्तन। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक शाखा की बात करते हैं। अब विश्लेषणात्मक शाखा क्या कहती है, यानी कि कानून संप्रभु का आदेश है। क्या है, कानून संप्रभु का आदेश है, नैतिकता से अलग है। यानी कि इसका मतलब है कि जो नैतिकता है
उससे कई जो लेना देना है यहाँ है, कोई देना देना नहीं होता। ये क्या है, कानून क्या है उस पर ध्यान देता है, किस तरह से कानून चलता है उस पर ध्यान देता है, यानी नैतिकता से वो अलग है। फिर आता है दंड और भय की बात करता है। कानून का पालन इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे राज्य की शक्ति और दंड का भय आपको देखने के लिए मिलता है। तो विश्लेषणात्मक शाखा ये कहती है आपको। फिर आपकी आती है ऐतिहासिक। क्या कहती है? ऐतिहासिक शाखा। ठीक है, ऐतिहासिक शाखा। अब ऐतिहासिक शाखा क्या है भाई? इसका कहीं ना कहीं शाखा का विकास विश्लेषणात्मक शाखा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। और इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक क्या एक तरह से ये है ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में 4 नंबर वाले में, तो आपको पता होना चाहिए। और कौन है? और है आपके सर हेनरी मैन। ठीक है, कौन कौन है? दोनों आपको नाम याद कर लेने। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कि कानून बनाए नहीं जाते, पालन किए जाते हैं। क्या कहते हैं? कानून बनाए नहीं जाते, पालन करे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस शाखा के अनुसार जो कानून होते हैं वो राज्य द्वारा बनाए नहीं जाते, बल्कि राज्य में पहले मौजूद होते हैं और उनका पालन कराया जाता है। परंपरा और रीति रिवाजों के कानूनों की बात कर जाती है। यानी कि इसमें क्या है, ऐतिहासिक शाखा में आपको परंपरागत कानून की बात कही गई है, जो परंपराओं रीति रिवाजों पर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपकी इसकी विशेषता क्या है? यानी कि लोक चेतना की बात करते हैं। कहीं ना कहीं कानून जनता की यानी कि एक तरह से लोक चेतना की और उनके अभिव्यक्तियों की, उनकी भाषाओं की, उनके साथ विकास करने की बात पर जोर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सामाजिक शास्त्रीय शाखा। ठीक है, यानी समाजशास्त्री शाखा क्या है? यानी कि शाखा को कानून का एक सामाजिक संस्था के रूप में माना है और सामाजिक संस्था के कहीं ना कहीं रूप में मानते हुए। और इसके प्रमुख विचारक कौन है? इसके प्रमुख विचारक हैं आपके रोस्को पाउंड और आपके हैं एंड और ड्यू टाइट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्य विशेषता क्या है भाई? मुख्य विशेषता ये है कि जो यानी कि सामाजिक कार्य होते हैं, यह शाखा कानून के सिद्धांतों के बजाय व्यवहारिक कार्यों और समाज पर ज़्यादा जोर देती दिखाई देगी आपको। सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि एक आपने पढ़ा होगा सोशल इंजीनियरिंग, ये आपको पढ़ाया भी था, मैंने बताया भी था जो विधि शास्त्र में। तो ये क्या करता है? रोस्कल के जो कहीं ना कहीं कानून है सोशल इंजीनियरिंग का कहता है, उसका उद्देश्य समाज में जो परस्पर विरोध हितों से के बीच में संतुलन लाने की बात करता है। फिर क्या कहता है? समाज की आवश्यकता। कानून जो होता है समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए। सीधी बात है, जब किसी भी समाज की यानी सोशोलॉजी की बात आए या समाज की बात आए तो समाज से रिलेटेड, समाज का विकास समाज की ज़रूरतों को और मानव समाज के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। फिर आता है आपका चौथा आता है दार्शनिक या नैतिक शाखा। ये किसके ऊपर है? यानी कि प्राकृतिक विधि शाखा भी मानी जाती है। इसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक विधि की शाखा के रूप में माना जाता है। यानी कि आपका प्राकृतिक विधि शाखा के रूप में माना जाता है। और इसके विचारक कौन है? विचारक कौन है? विचारकों को ग्रेसियस, कांट और हीगल शामिल है। ठीक है, ये नाम याद कर लेना, ये आपके शामिल हैं। और इसकी विशेषता क्या है? तर्क और न्याय, यानी कि ये शाखा कानून को तर्क
और न्याय और नैतिकता पर आधारित मानती है। क्या करती है? तर्क, न्याय और नैतिकता के आधार पर मानती है। उचित अनुचित का भेद करती है। भाई इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ये पता लगाना कानून का उद्देश्य क्या है, इसको कैसे पालन करना है, किस तरह से लेके चलना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी हुई है। उच्चतर कानून, यानी इसका मानना है कि मानव निर्मित कानून से ऊपर एक कानून है जो कि है प्राकृतिक और सार्वभौमिक। कौन सा है? भाई आप ये मान लीजिए, आपने क्या है, मान लीजिए एक कानून बना लिया, ठीक है। कानून से ऊपर भी क्या है? एक कानून है प्राकृतिक कानून। आप कहोगे जी अब सर्दियाँ चल रही है, सर्दियों में आप कहो मैं सर्दियों में भी हाफ टी शर्ट पहन के घूम सकता हूँ, टी शर्ट पहन के घूम सकता हूँ, बर्फ़ों में यानी कि शिमला जाऊँ तो वहाँ पे भी टी शर्ट पहन के घूम सकता हूँ। तो प्राकृतिक कानून क्या कर देगा? चुनौती देते हुए आपको कहीं ना कहीं उस कानून का कहना ये है, यानी इसका कहना ये है कि प्राकृतिक कानून सबसे ऊपर है और उसके तहत आपको क्या होगी? ठंड लग जाएगी, आपका शरीर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो गया? प्राकृतिक कानून सबसे ऊपर होगा कि नहीं? तो यानी कि प्रकृति के कानून सबसे ऊपर माने जाते हैं इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है यानी कि दार्शनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, यथार्थवादी। एक कानून बचता है हमारा यथार्थवादी, ठीक है। यथार्थवादी शाखा। अब यथार्थवादी शाखा क्या है? यानी कि आधुनिक शाखा मानी जाती है और इसे कहीं ना कहीं इसके विकास कहाँ हुआ? इसका अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में विकसित हुई है। और अमेरिका में विकसित हुई है और विचारक कौन है? यानी कि विचारक कौन है? इसका विचारक है जी आपका जस्टिस होम्स और लेवलिन है, ठीक है। इसका मुख्य यानी कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है? भाई न्यायाधीश महत्व देना, यानी न्यायाधीश को महत्वपूर्ण मानना। और इस शाखा के अनुसार कानून वह नहीं जो किताबों में लिखा है, बल्कि कानून वह होता है जो अदालतों और न्यायाधीश की वास्तव में अपने निर्णय में यूज़ करा जाता है। यानी कि कोई भी किताब में जो लिखा, किताब के अनुसार कहना है जी क्या नाम ये आपने बहुत सारे फैसले आजकल देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कहता है कि आप इस कानून के बात तो कर रहे हो, पर आज के समाज के अनुसार, आज के रियलिटी के अनुसार ये कानून, इसमें ये चीज़ होनी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आजकल क्या है, मेंटेनेंस की बात चलती है, तो मेंटेनेंस में ये भी चल रहा है कि आदमी जो पक्ष है, यानी कि जो मेल पक्ष है, उसके तहत भी बहुत सारे फैसले आपको उसकी सुरक्षा के तहत आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर आता है व्यवहारिक दृष्टिकोण, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण का है कि आपके जो अदालतों के यानी कि वास्तविक कार्यपालिका पर ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं। मानवीय तत्वों की बात करता है, यानी कि मानवीय जो तत्व है उसकी बात करता है। और व्यक्तिगत विचारक और पूर्णग्रह, एक तरह से जो कहीं ना कहीं पूर्वग्रह भी या पुराने जो कानून हैं उसके जो प्रभाव हैं उसको कहीं ना कहीं हटाकर नए कानून की बात आपको करता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका यानी कि जो विधि शास्त्र की शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाओं के ऊपर, और प्रमुख शाखाओं के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले तो आपको कर लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।